आप सभी को जय माता दी। तो आइए क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी बच्चे फटाफट लाइव क्लास जुड़ जाइए। जो भी अभी तक लाइव नहीं आए हैं फटाफट लाइव जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी लाइव जुड़ गए हैं। और आशा करते हैं आज का दिन आप सभी का अच्छा रहा होगा। और मैं गगन सर आप लोग को क्लास 12 में फिजिक्स लेकर उपस्थित हूँ। और आज का जो चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस मॉडर्न फिजिक्स में जो आज हम लोग का पहला चैप्टर है, और उस पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो कंडक्टिव सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? फोटो कंडक्टिव सेल के बारे में। और फोटो कंडक्टिव सेल जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश चालकीय सेल। क्या कहते हैं? प्रकाश चालकीय सेल कहते हैं। और इस प्रकाश चालकीय सेल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश चालकीय सेल में होता क्या है, कि इस सेल में धातु के गुण पर यह आधारित सेल है, जिसमें प्रकाश धातु सतह पर जब आपतित होता है तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। जैसे सिलेनियम एक अर्धचालक है और इसका यह गुण है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है ना तो इसकी प्रतिरोध घट जाती है। और जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ते जाती है सिलेनियम का प्रतिरोध बदलते जाता है और परिपथ में धारा जो है इसी के अनुरूप जो है वो बदलता जाता है। तो ऐसे सेल में प्रकाश चालकीय सेल में एक सिलेनियम की प्लेट होती है जिस पर एक तरफ चांदी की पतली फिल्म चढ़ी होती है, तो दूसरे तरफ दूसरे धातु की प्लेट लगी होती है। दूसरे तरफ दूसरे धातु की प्लेट लगी होती है। तो इस फिल्म और धातु की प्लेट को किसी प्रतिरोध से होकर बैटरी से जोड़ देते हैं हम लोग। किसी रेजिस्टेंस से होकर बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे देखिए हम लोग करते क्या है, मान लीजिए कि ये सिलेनियम का प्लेट है सर। ये क्या है? सिलेनियम। क्या है? ये है सर सिलेनियम। अब क्या करो ना, अब इस पर चांदी इधर से मान लो हम लोगों ने इसको चांदी की एक पतली पत्थर से इस पर जोड़ दिया है। इधर से चांदी की पतली पत्थर जोड़ दिया है, ठीक है ना? चांदी, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या किया है, हम किसी दूसरा धातु इधर से जोड़ दिया है। इधर से मान लो हमने कोई दूसरा धातु लगा दिया है भाई, हम कोई दूसरा मेटल का यूज कर लिए हैं। चलो ठीक है। अब क्या किए, अब सिचुएशन यह है कि ये जो हमारा चांदी है ना, चांदी है और ये हमारा कोई अन्य धातु है। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। क्लियर है ना? अब इस दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, एक बैटरी ले लिया। क्या लिया जी? एक बैटरी ले लिया है ना बाबू, एक बैटरी ले लिया। चलो अब हमने यहां बैटरी में दो घुंडियां लगी होती है, एक मान लो प्लस है एक माइनस है। अब हम क्या करते हैं सर, प्लस की घुंडी को प्लस से और माइनस की घुंडी को जोड़ दिया, है ना? इस बैटरी में कुछ लिक्विड फॉर्म भरे होते हैं ना? तो ये क्या लगा है, ये है चांदी का फिल्म। ठीक है ना? किसमें? प्रकाश चालकीय सेल में हम बता रहे हैं आप लोग को। और ये कोई अदर धातु है, ये अदर मेटल है, ठीक है ना? ये अदर मेटल है सर। दूसरा धातु, ये दूसरा धातु है और ये सिलेनियम है। इस तरीके से हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। किसी से जोड़ दिया है भाई? बैटरी से जोड़ दिया।
बैटरी से जोड़ दिए, ठीक। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी। अब देखो, अब जो लाइट है वो लाइट कैसे पड़ेगा, मान लो ये जो सारे लाइट है ना, ये सारे लाइट इस चांदी की पत्थर को पार करके किस पर पड़ रहा है, सिलेनियम पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है जी, सिलेनियम पर पड़ रहा है। ये चांदी की पत्थर को पार कर जा रहा है ना, इतना पतला है कि इसको पार करके इस जो बीच का जो देख रहे हैं सिलेनियम, ये सिलेनियम पे पड़ रहा है ना, इस पर पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है ना, यहां देखिए, अब ये सिलेनियम पे आकर के पड़ा, जैसे जैसे इस सिलेनियम पे पड़ता है और प्रकाश जैसे जैसे तेज होता जाता है, क्या होता जाता है जी, तेज होता जाता है। यानी प्रकाश की किरण जितनी तीखी पड़ती है, जितना तीक्ष्ण पड़ता है, जितना तीव्र पड़ता है, जितना तेजी से आपतित होता है, तो जितना तेजी से प्रकाश आपतित होगा उसका प्रतिरोध उतना ही घटता चला जाएगा। क्या होगा, जितना जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, उस सिलेनियम का क्या होगा, प्रतिरोध उतना घटता जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध घटता जाएगा। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर सिलेनियम का प्रतिरोध जो है तेजी से घटता है, तेजी से घटता है, जिसके कारण इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी तेजी से बदलता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी तेजी से बदलता है ना। तो इस तरीके से जो है धारा का प्रतिरोध जब घटेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है। माने हमको विरोध करने वाला अगर कम लोग हैं तो हम तो बहुत तेजी से न चलेंगे, और अगर हमको विरोध करने वाले ज्यादा लोग हैं तो हम कम तेजी से चल पाएंगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो प्रतिरोध जितना कम होगा धारा का शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रतिरोध जितना कम होगा धारा की शक्ति उतनी बढ़ जाएगी, है ना। अब प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा की शक्ति उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट रहा है, अर्थात प्रवाहित धारा का जो शक्ति है वह उसका मान बढ़ रहा है। क्लियर है ना। तो प्रकाश की तीव्रता के साथ धारा की शक्ति बढ़ते जाती है। क्लियर हो गया, है ना। लेकिन इसके बीच जो है थोड़ा टाइम लैग होता है। क्या होता है, टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब कि प्रकाश का आपतित होना, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना और उस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहित होना, है ना, ये क्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। इसी को हम लोग टाइम लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम लैग। इस क्रिया में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो थोड़ी सी टाइम लैग होती है, इसमें थोड़ा समय पछता होती है। तो ऐसे प्रकाश चालकीय सेल का यूज रिले चालक के रूप में होता है। किस में होता है बाबू, रिले चालक के रूप में होता है। किस चीज में, रिले चालक के रूप में होता है ना। हाँ, किस में होता है, रिले चालक के रूप में होता है, रिले चालक के रूप में होता है, रिले चालक में होता है। ठीक है, प्रकाश चालकीय सेल का यूज, है ना। और प्रकाश विद्युत सेल का जो कंप्लीट ऑफ यूज जो है हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो है दूरदर्शन में इसका यूज करते हैं।
किस चीज में? तो दूरदर्शन में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमको एक चित्र को एक स्थान से दूसरे दूर स्थान तक भेजना है ना, तो उस कार्य के लिए हम लोग जो है प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। सवाक चलचित्र में ध्वनि के उत्पादन में, माने पुनरुत्पादन में, मतलब यहां से साउंड जो है, पटना में कोई कार्यक्रम हो रहा है और गो हमें सुनाई देना है, तो क्या होगा, वहां जो साउंड उत्पन्न हुआ है ना, वो अपने सिस्टम के माध्यम से फिर यहां आया शब्दों में बदलकर, अब फिर यहां वो शब्द जो है फिर वो क्या हुआ, रिप्रोडक्ट हो गया किस चीज के रूप में, साउंड के रूप में। यही चीज होता है हमारे इमेज के साथ, हमारे वीडियोज के साथ, कि जो इमेज हम किसी को भेजते हैं, जो वीडियोज हम किसी को भेजते हैं, तो आप देखते हैं कि जब उस वीडियो का लिंक आप भेजते हैं डियर, तो किस चीज के रूप में रहता है बाबू, लेटर यानी वर्ड के रूप में जाता है ना, लेटर का, अक्षर का समूह रहता है ना, और उस अक्षर के समूह के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही इस लिंक को कोई ओपन करता है तो पुनः आप देखते हैं कि वीडियो या वो साउंड वाला आइटम खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो टाइम का रीजन क्या है कि वो पुनः कन्वर्ट होता है अपने उस वीडियो में, है ना। आप जब किसी को भेजे तो लिंक के रूप में, वर्ड के रूप में, वर्ड समूह के रूप में चला गया, लेकिन वहां पुनः जो है वह किस चीज के रूप में कन्वर्ट होगा, वो अपने वीडियो इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में या साउंड के रूप में। तो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के लिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है हमारे माने सवाक चलचित्र में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, चित्रों को दूर स्थान तक भेजने में, है ना। ऐसे सेल हमारे टेलीविजन में भी काम आते हैं। हमारे टेलीविजन में भी काम आते हैं, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हमारे, ठीक है कि नहीं, तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग देख रहे हैं, तो कई सेल माने, हाँ, तो टेलीविजन में भी जो है हम लोग इस प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। इसके अलावे जो है आप सड़क पर स्ट्रीट लाइट देखे हैं, जब शाम होता है या जब बादल भरी दिन हो जाती है और जब घनघोर बादल छा जाता है, एकदम काला बादल जैसा हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता एकदम घट जाती है, अंधेरा जैसा होने लगता है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि दिन में भी स्ट्रीट लाइट जल जाता है। तो वो क्या है ना, वो फोटोमीटर है, वो प्रकाश मापता है और वो फिक्स है कि अगर प्रकाश की तीव्रता इतना से कम हो गई तो ऑटोमेटिक उसका स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका कोई स्विच ऑन करने नहीं जाता है। उसके लिए यही जो सेल है ना, जो फोटोमीटर है, जो प्रकाश को मापने का काम करता है, तो प्रकाश की तीव्रता जैसे ही उस मानक से नीचे चली आएगी, ऑटोमेटिक ये स्विच जो है क्या होगा, ऑन हो जाएगा और लाइट जल जाएगी। तो कभी कभी दिन में भी यह सिचुएशन क्रिएट होता है और ऐसा होने पर स्ट्रीट लाइट दिन में भी जल जाता है। लेकिन शाम में तो स्वतः जैसे ही शाम ढली, प्रकाश की तीव्रता उससे नीचे आई, मानक से नीचे, बस देन एंड देयर जो है सारे लाइट धीरे धीरे चल जाएंगे आपके। तो स्ट्रीट लाइट में खास करके इस तरह का सेल का यूज किया जा रहा है, जो स्विच कंट्रोलर के रूप में इसका यूज होता है। किस चीज के रूप में, स्विच कंट्रोलर। यानी अब वहां हर एक लाइट को जलाने के लिए कोई आदमी तो जाएगा नहीं जी, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो अब हर लाइट को जलाने का आदमी जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो स्विच जो है उसको कंट्रोल करने का काम वहां कौन कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कर रहा है। कौन कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कर रहा है, प्रकाश विद्युत सेल कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो इन सेलों का जो यूज, जैसे जैसे हम बताए कि आपको हमारा जो सनलाइट है उसकी तीव्रता जैसे जैसे घट जाती है, तो एक मानक है कि अगर इस इतना से नीचे अगर प्रकाश की तीव्रता आई तो वो स्विच को क्या करेगा, छोड़ देगा ऑन होने के लिए, है ना। तो स्विच ऑन हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा जो है उत्पन्न धारा कम होती जाती है और एक निश्चित मान के बाद ये रिले की सहायता से जो है स्विच ऑन हो जाता है। अभी हमने बताया था
कि हम जो फोटो कंडक्टिव सेल का यूज जो हम लोग रिले चालक के रूप में करते हैं, तो खास करके इस रिले का यूज हम स्विच कंट्रोलर के रूप में करते हैं। किस चीज के रूप में? स्विच कंट्रोलर के रूप में करते हैं, ठीक है कि नहीं। और दूसरा, हम आजकल फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक बड़ा व्यापक पैमाने पर हम कॉम्प्लेक्शन मीटर के रूप में भी आजकल इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉम्प्लेक्शन मीटर यानी आजकल देख रहे हैं कि आपका वर्ल्ड लेवल पर जो है प्रतियोगिता भी होती है, नेशनल लेवल पर भी होती है, सुंदरता का, है ना, फेस का, ठीक है कि नहीं। तो ये जो हमारा फेस की जो खूबसूरती है ना, इसको मापने के लिए कॉम्प्लेक्शन मीटर के रूप में इसका यूज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का रूप मापी के रूप में, रूप मापने के लिए, किसका रूप कितना सुंदर है, किसका रूप कितना सुंदर है, किसका रूप कितना सुंदर है, ठीक है कि नहीं। तो उस चीज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? किस चीज का? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, है ना, प्रकाश विद्युत सेल का। तो हम लोग जाने कि प्रकाश विद्युत सेल का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट के स्विच कंट्रोलर के रूप में, स्ट्रीट लाइट के स्विच कंट्रोलर के रूप में, है ना। हम लोग कॉम्प्लेक्शन मीटर में करते हैं, यानी रूप मापी के रूप में करते हैं, कॉम्प्लेक्शन मीटर के रूप में करते हैं, रूप मापी के रूप में करते हैं, ठीक है कि नहीं। रूप मापी यानी चेहरा का रंग मापने के लिए, है ना। रूप मापी यानी चेहरा का रंग मापने के लिए। दूसरा, फोटोमीटर के रूप में इसका यूज करते हैं, प्रकाश मापी के रूप में, जो ये प्रकाश की तीव्रता को भी मापता है ना। प्रकाश की तीव्रता को मापता है, तभी तो वे स्विच कंट्रोलर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। रिले चालक के रूप में इसका यूज करते हैं, रिले चालक में इसका यूज करते हैं, है कि नहीं। टेलीविजन में इसका यूज करते हैं, है ना। साउंड के रिप्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। एक चलचित्र को या एक ही इमेज को दूसरे जगह भेजने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे कार्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा करते समय अंतरिक्ष यात्री जो है सूर्य प्रकाश से इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन करता है। क्या करता है जी? सनलाइट से इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन करता है वो। तो चूंकि हमने बताया था ना कि जो ये फोटो कंडक्टिव सेल जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बताए थे ना कि सच डिवाइस थ्रू विच, है ना, कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी, कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी इनटू, कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। यानी कि एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। क्या बताया था मैंने कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा मशीन जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को किस चीज में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग इसका उपयोग जो है मेट्रोनोलॉजी के रूप में करते हैं। सर, मेट्रोलॉजी के रूप में इसका यूज करते हैं। मेट्रोलॉजी यानी ऋतु विज्ञान। ऋतु मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो है 6 ऋतुएं होती हैं। मूल रूप से हम लोग जानते हैं जाड़ा, गर्मी और बरसात, यानी हमारे 2-2 ऋतु मिला करके एक सीजन खत्म हो जाता है। एक सीजन में 2-2 ऋतु हमारे आ जाते हैं। जैसे जाड़ा में हमारा 2 ऋतु गुजर जाता है, जिसको हम गर्मी का समय कहते हैं, उस गर्मी के सीजन में हमारा 2 ऋतु गुजर जाता है, ठीक है ना। और जिसको हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, वह वर्षा के आरंभ से वर्षा के पूर्ण समाप्ति तक भी हमारा 2 ऋतु निकल जाता है। समझ गए कि नहीं? तो मूल रूप से हम लोग 3 ऋतु जान पाते हैं, ऐसे होता है ऋतु 6। समझ गए कि नहीं? जैसे हेमंत ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया, शिशिर ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और शीत ऋतु हो गया। तो हमारे 6 ऋतुएं हैं, है ना। हेमंत, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। समझ गए कि नहीं? याद रहेगी क्या? हेमंत, वसंत,
हाँ, हेमंत, बसंत, शिशिर, ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, उसके बाद शीत। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया? हाँ, हेमंत, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, है ना? यानी ऐसे याद रखेंगे, हेमंत, वसंत, शिशिर, उसके बाद आइए ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है ना? समझ गए? एक चीज देखिएगा, व के सामने व है, स के सामने स है, और ह के सामने ग है। ठीक है कि नहीं? तो आप इसको देखिए, हेमंत और वसंत आपका निकल गया जाड़ा में। ठीक है, हेमंत और वसंत जाड़ा में निकल गया आपका। ठीक है ना? और शिशिर और ग्रीष्म, ग्रीष्म में निकल गया। और वर्षा और शीत वर्षा के साथ निकल गया। शीत जो है वो आपका आश्विन का महीना होता है। समझ रहे हैं ना? शीत ऋतु जो है वो आपका आश्विन का महीना होता है। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं? आश्विन, कार्तिक, अगहन जो है वो शीत ऋतु हो जाता है। हाँ, शीत ऋतु हो जाता है। हाँ, जैसे देखिए, दो दो महीना का एक ऋतु चलता है। जैसे आश्विन और कार्तिक शीत ऋतु चला जाता है, आश्विन और कार्तिक शीत ऋतु हो जाता है, और अगहन और पूस हेमंत ऋतु हो जाता है, और माघ और फागुन वसंत ऋतु हो जाता है, चैत्र और वैशाख शिशिर ऋतु हो जाता है, जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, और श्रावण और भादो वर्षा ऋतु होता है। ऐसे भी याद रखिए सर, सब कोई जानता है कि ज्येष्ठ और आषाढ़ ये हो गया, वर्षा के लिए हो गया श्रावण और भाद्रपद। ठीक है कि नहीं? शीत के लिए हो गया तो आश्विन, आश्विन और कार्तिक। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? और हेमंत हो गए तो इनके दो हो गए, यहां हो गए। हाँ, हेमंत में अग्रहण जो होता है, हाँ, अग्रधन, अग्रधन और पौष। और बसंत में हो गए माघ और प्लस फाल्गुन, फाल्गुन। और शिशिर में आपके हो गए चैत्र और वैशाख, वैशाख। अब आपका सर चल रहा है ग्रीष्म जी। समझ गए? तो ये है आपका, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये केवल आप लोग को समझने के लिए बता दिए सर। प्रकाश चालक। तो आप इसको देख ली, कंप्लीट समझ में आ रहा है। फोटो कंडक्टिव सेल के बारे में, आपको प्रकाश चालकीय सेल के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आपने इसमें क्या देखा, बड़े आसानी से शुरू से समझ लीजिए। हम प्रकाश चालकीय सेल में किसका यूज करते हैं डियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। किसका यूज करते हैं? सिलेनियम का।
सीलेनियम, किसका यूज करते हैं बाबू? सीलेनियम। सीलेनियम एक अर्धचालक है। सीलेनियम क्या है जी? एक अर्धचालक है। तो इसी सिलेनियम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सिलेनियम एक अर्धचालक है जिसके प्लेट के एक ओर चांदी की फिल्म जड़ी रहती है तथा दूसरी ओर अन्य धातु का प्लेट रहता है। अन्य धातु का प्लेट रहता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। अन्य धातु का प्लेट रहता है और इसे बैटरी से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है और जब आपतित प्रकाश चांदी की फिल्म को पार कर सिलेनियम पर पड़ता है तो इसकी प्रतिरोध घटता है और जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रतिरोध और घटता जाता है और घटता जाता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा की शक्ति बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। परिपथ में प्रवाहित धारा की शक्ति बढ़ती जाती है। इस सेल का उपयोग रिले चालक में होता है। प्रकाश चालक के सेल का उपयोग
रिले चालक में होता है। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग फोटो कंडक्टिव सेल को अच्छे से समझ गए होंगे, प्रकाश चालकीय सेल को, कि इसमें क्या होता है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं और इस पर प्रकाश आपतित होता है तो चांदी की फिल्म से प्रकाश पार करके सिलेनियम पे जाता है। जब सिलेनियम पर प्रकाश आपतित होता है तो सिलेनियम की जो प्रतिरोध है वो घटता जाता है, और प्रतिरोध घटने के कारण जो है प्रवाहित धारा का जो मान है वो बढ़ता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। और हम ऐसे सेल का यूज जो है हम लोग रिले चालक के रूप में करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो सेल है उसमें मूल रूप से चांदी का फिल्म, सिलेनियम का प्लेट और दूसरा किसी अन्य धातु का प्लेट, और फिर जब हम इसको बैटरी से जोड़ करके हम एक परिपथ तैयार करके उसमें धारा प्रवाहित कर लेते हैं। तो यही व्यवस्था है हमारे प्रकाश चालकीय सेल का, और यूज है हमारा प्रकाश चालकीय सेल का रिले चालक में। रिले चालक में हम लोग प्रकाश चालकीय सेल का यूज करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट ना? अब हम लोग जो है जानेंगे अगला पेज में कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग। विद्युत सेल का उपयोग। डियर देखिए, प्रकाश विद्युत सेल का हम कहां कहां यूज करेंगे, हम लोग जानेंगे। कहां कहां यूज करेंगे जी? सबसे पहला यूज रिप्रोडक्शन में, साउंड रिप्रोडक्शन में, है ना। उसके अलावे क्या करेंगे? चित्रों को दूर भेजने में, चित्रों को तथा चित्रों को दूर भेजने में। याद रखिएगा, एक तो साउंड रिप्रोडक्शन में, ध्वनि पुनरुत्पादन में, दूसरा चित्रों को दूर भेजने में। हम सारे टॉपिक को समझा दिए हैं आप लोग को। अब उसके अलावा हम इसका कहां यूज करेंगे? टीवी में, टीवी, टीवी फॉर टेलीविजन, टेलीविजन। तीसरा सर, टेलीविजन के अलावा हम इसका यूज कहां करेंगे? स्ट्रीट लाइट में, हैं? स्ट्रीट लाइट में किस चीज के रूप में? स्विच कंट्रोलर के रूप में। स्विच कंट्रोलर किसको कंट्रोल करेगा? स्विच को, है ना। स्विच कंट्रोलर के रूप में। इसके बाद जान लीजिए अब कहां इसका यूज करेंगे स्ट्रीट लाइट के अलावा? कॉम्प्लेक्शन मीटर के रूप में। किस चीज के रूप में? कॉम्प्लेक्शन मीटर के रूप में। कॉम्प्लेक्शन मीटर, रूप मापी में, कॉम्प्लेक्शन मीटर में। पांचवा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और उसके बाद इसका लास्ट यूज जो हम लोग करते हैं मेट्रोलॉजी में, इसका यूज करते हैं डे लाइट रिकॉर्डर के रूप में। मेट्रोलॉजी में डे लाइट रिकॉर्डर
रिकॉर्डर, डे लाइट रिकॉर्डर के रूप में। जैसे दिन भर भी हम लोग का जो टेम्परेचर मोबाइल पे बताते रहता है, अभी 44 डिग्री है, अभी 46 डिग्री है, अभी है ना, बताता है ना 42 डिग्री है, 38 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कौन बताएगा? ये हमारा जो है ना, इसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कमाल है, जो डे लाइट रिकॉर्ड करता है, दिन भर का प्रकाश का हमें लेखा जोखा देगा कि किस टाइम पर जो लाइट इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, है ना, यही बताता है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को भी क्लियर कर लिया है ना। इसमें एक छोटी मोटी बातें हैं, जो डी ब्रॉगली का द्रव्य तरंग क्या है ना, तो एक लाइन की बात इसको आप लोग समझ लेंगे कि द्रव्य तरंगे क्या है ना। तो जैसे देखिए, तरंगों का एक स्वभाव है, वो कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। किस चीज की तरह? कणों के रूप में, तो कभी तरंगे के रूप में, है ना। तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात जो गतिमान द्रव्य कण से तरंगे संबंध होती है, गतिमान द्रव्य कणों से तरंगे संबद्ध होती है, तो हम ऐसे तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है ना, यानी जब पदार्थ से जुड़ी हुई, कण से जुड़ी हुई, है ना, जब तरंगों के रूप में जब व्यवहार करे तो हम उसको कहते हैं द्रव्य तरंग। और इसकी चर्चा किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। तो इसलिए उनके सम्मान में हम द्रव्य तरंग को डी ब्रॉगली तरंग के नाम से भी जानते हैं। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में किया था। कब किया था? हाँ, जो उन्होंने बताया था कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो दो तरह की होती है, कि प्रकाश जो है कभी कण के रूप में व्यवहार करता है तो कभी कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है ना। अर्थात गतिमान द्रव्य कणों से तरंगे जुड़ी होती है, संबद्ध होती है, तो हम ऐसे तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। हाँ, माने गतिशील जो द्रव्य कण हैं उनसे ही तरंगों का उत्सर्जन होता है या तरंगे संचरित होती हैं, तो हम ऐसे तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि उनका संचरण कहाँ से हो रहा है? उन द्रव्य कणों से हो रहा है, उन पदार्थ के कणों से हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए हम उसको द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, परीक्षा में अक्सर ये बात पूछ देता है कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति का क्या अर्थ है। एक बड़ा ही एमवीवीआई क्वेश्चन तैयार हो जाता है हम लोग के लिए कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति का क्या अर्थ है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? ठीक है ना। तो हम लोग का आंसर होता है एक लाइन में बाबू, पदार्थ की द्वैत प्रकृति का क्या अर्थ है। पदार्थ के कण कभी कणिकाओं के रूप में तो कभी तरंगों के रूप में संचरित होते हैं।
तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। इसे ही पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश कभी तरंगों की भांति तो कभी कणिकाओं के रूप में संचरित होता है। प्रकाश कभी कणिकाओं की भांति, कणिकाओं की भांति तो कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है, जिसे प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं, जिसे प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है ना, तो उस पर आधारित है तरंग सिद्धांत, और जब प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है तो उस पर आधारित है कणिका सिद्धांत। और हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि कणिका सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। कणिका सिद्धांत को किसने दिया? कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, न्यूटन ने। ठीक, और तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। किसने दिया? हाइगेंस। याद रखेंगे आप लोग, हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। जब कण की भांति अगर प्रकाश व्यवहार करे तो कणिका सिद्धांत, और तरंग की भांति व्यवहार करे तो तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत की कल्पना हाइगेंस ने किया और कणिका सिद्धांत की चर्चा न्यूटन ने किया। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? तो जब आएगा कि डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंगे क्या है, तो आप लिखेंगे कि द्रव्य कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं और ऐसे गतिमान द्रव्य कणों से तरंगे संबद्ध होती है, तो इसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। यानी जब कोई द्रव्य कण तरंग की भांति व्यवहार करता है, आप लिखेंगे कैसे? नेक्स्ट में हम लिखवा दे रहे हैं। डी ब्रॉगली तरंग क्या है? डी ब्रॉगली तरंग डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर में आता है डियर, और परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही वीवीआई और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखो सबसे पहले तो इसके आंसर में ये बात समझ लेना कि लुइस डी ब्रॉगली ने ने 1924 ईस्वी में बताया कि, क्या बताया, द्रव्य कण तरंगों की भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है, तो गतिमान द्रव्य कण तरंगों से संबद्ध होती है, गतिमान द्रव्य कण तरंगों से संबद्ध होती है, ऐसे ही तरंगों को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। एक चीज और अक्सर पूछ देता है कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में ना अक्सर पूछ देगा कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो अक्सर याद रखिएगा डियर, फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर H न्यू, ठीक है ना, जहां H क्या है, प्लैंक नियतांक है, H क्या है, प्लैंक नियतांक है, न्यू क्या है, तरंग की आवृत्ति है, और E क्या है, एनर्जी है, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी, H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू फोटोन की आवृत्ति कह लीजिए, या प्रकाश की आवृत्ति कह लीजिए, या तरंग की, प्रकाश तरंग की आवृत्ति कह लीजिए, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, यानी एनर्जी मतलब ऊर्जा, प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव का मतलब क्या हो गया जी, प्रकाश तरंग की आवृत्ति, प्रकाश तरंग की आवृत्ति, ठीक है। तो आइए आज हम लोगों ने इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है, तो मॉडर्न फिजिक्स के हम लोग पहले चैप्टर को आज हम लोग एंड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी बच्चों का। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाकर,
आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और लाइक करें हमारे कंटेंट्स को, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी दिया हुआ रहता है 9523480440। आप हमारे साथ जुड़ें। स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो इसी नाम से मेरा ऐप है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर आप जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। 499 में हम पूरा बैच आपको दे रहे हैं, क्लास 9 का, 10 का, 11 का, 12th का, पूरे साल आप मात्र 499 आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इतनी सस्ती, मेरी गारंटी है, इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया पढ़ाई और इतनी सरल और सहज भाषा में, और डाउट तो आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे साथ जो है उसके लिए अलग से डाउट सेशन हम देते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आप सभी बच्चे जुड़िए हमारे साथ। मैं गगन सर, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को। धन्यवाद।